हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा इस चैप्टर का वीडियो नंबर 4 है। इस चैप्टर के अंदर हमने अभी जो फोर्थ वीडियो अब हम जो देखने जा रहे हैं उसमें हमने क्या देखना है, डिमांड और सप्लाई में अगर एक साथ चेंजेस आते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होगा। सिंपल सी बात, पहला टॉपिक, अगर सप्लाई और डिमांड में एक साथ इंक्रीज होता है तो ये तीन केसेस हमको स्टडी करने हैं। सप्लाई और डिमांड में अगर एक साथ डिक्रीज होता है तो हमको ये तीन केसेस एक साथ स्टडी करने हैं। सिंपल सी बात, पहले हम केस स्टडी करते हैं इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। इंक्रीज तो हो रहा है डिमांड में भी, इंक्रीज तो हो रहा है सप्लाई में भी, पर डिमांड में जो इंक्रीज हुआ है वो सप्लाई से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पहले डिमांड थी 100, सप्लाई भी थी 100। डिमांड के अंदर हम इंक्रीज कर देते हैं 100 का, 100 क्वांटिटी का। सप्लाई के अंदर हम चेंज करते हैं 50 क्वांटिटी का। ध्यान से देखिए, डिमांड भी इंक्रीज हुई है, सप्लाई भी इंक्रीज हुई है, पर डिमांड के अंदर इंक्रीज ज्यादा हुआ है। डिमांड में कितना इंक्रीज ज्यादा हुआ है? 100 क्वांटिटी का ज्यादा इंक्रीज हुआ है। जबकि सप्लाई के अंदर इंक्रीज हुआ तो है पर कम हुआ है। कितना हुआ है? 50 क्वांटिटी का। इसलिए ये केस क्या कहता है कि डिमांड में इंक्रीज ज्यादा है सप्लाई से। सिंपल सी बात, ध्यान से देखिए, इस केस में आपको क्या लगता है? मांगने वाले ज्यादा हैं, सप्लाई मान लो हमारे पास कम है, तो क्या होने वाला है? प्राइस ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। तो इस केस के अंदर मान लो पहले प्राइस ये था, अब प्राइस क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। मान लो प्राइस क्या हो गया? P1 हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये मान लो अपना नया ग्राफ आ जाएगा जिसमें डिमांड भी नई और सप्लाई भी नया। तो ये हमारा नया प्राइस आ जाएगा। इस प्राइस के ऊपर ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। सप्लाई कर्व हमारा नया, डिमांड कर्व भी हमारा नया। डिमांड के अंदर चेंजेस जब ज्यादा आते हैं, डिमांड के अंदर जब इंक्रीज ज्यादा होगा तो क्या होगा? प्राइस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा केस स्टडी करते हैं। अगर डिमांड में जितना इंक्रीज हुआ, सप्लाई में भी अगर उतना ही इंक्रीज, मतलब दोनों में अगर बराबर इंक्रीज हुआ, तो आपको क्या लगता है? प्राइस में इंक्रीज होगा? प्राइस नहीं चेंज होगा, प्राइस वही का वही रहने वाला है। क्योंकि डिमांड जितनी बड़ी है सप्लाई भी उतनी ही इंक्रीज हुई है, तो डेफिनेटली हमारा इतना ही प्राइस रहने वाला है। प्राइस पहले कितना था? प्राइस पहले इतना ही था, तो अभी भी हमारा लगा लो कि ये डिमांड कर्व हमारा ये आ जाएगा, सप्लाई हमारा ये आ जाएगा। मतलब इस केस के अंदर प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, जबकि पहले केस के अंदर मैंने क्या देखा था? प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा केस, इंक्रीज डिमांड में भी है, इंक्रीज सप्लाई में भी है, पर सप्लाई में अब की बार इंक्रीज ज्यादा हुआ है। फॉर एग्जांपल, फिर से हम डिमांड के अंदर 100 क्वांटिटी का एग्जांपल लेते हैं, सप्लाई के अंदर भी 100 क्वांटिटी का एग्जांपल लेते हैं। स्टार्टिंग में मान लो इसकी 100 क्वांटिटी, स्टार्टिंग इस सप्लाई की भी 100 क्वांटिटी। डिमांड बढ़ती है 100 से 150, सप्लाई बढ़ती है 100 से 200। देखो, इंक्रीज तो डिमांड में भी हुआ है, पर कितना हुआ है? 50 का। इंक्रीज सप्लाई में भी हुआ है, पर कितना हो गया? डिमांड से ज्यादा हो गया, 100 क्वांटिटीज का इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे इंक्रीज सिर्फ 50 का हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज कितना हो गया है? 100 क्वांटिटीज का हो गया है। इस केस के अंदर आपको देखने से क्या लग रहा है? प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? डिमांड हमारी कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है? प्राइस हमारा कम होने वाला है। प्राइस स्टार्टिंग में मान लो ये था, प्राइस को आप कम कर दो, ये प्राइस आ जाएगा मान लो, तो आप नया ग्राफ प्लॉट कर दो, मान लो ये प्लॉट हो गया, तो इसके ऊपर आपका ये और ये हो गया। तो सप्लाई का नया ग्राफ, डिमांड का नया ग्राफ। ध्यान से देखिए, सप्लाई के अंदर तो इतना बड़ा चेंजेस आ गया है, जबकि डिमांड में इंक्रीज तो हुआ है पर थोड़ा सा ही गैप आया है। इसलिए डिमांड में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, सप्लाई के अंदर ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा इंक्रीज होती है तो प्राइस हमारा क्या हो जाता है? गिर जाता है। इसलिए पहले प्राइस P था, अभी क्या आ गया? P1 हो गया।
अब हम देखते हैं कि डिक्रीज अगर सप्लाई में होता है और डिमांड में अगर एक साथ डिक्रीज होता है तो क्या इंपैक्ट हमारा आने वाला है। पहला केस, सेकंड और थर्ड केस। पहले केस में क्या है, डिमांड में डिक्रीज है, सप्लाई में भी डिक्रीज है, पर डिमांड में डिक्रीज ज्यादा है सप्लाई से। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग की पॉइंट हम मान लेते हैं 100, डिमांड पहले से कम हो जाती है, ये रह जाती है 10, सप्लाई पहले 100 थी, ये चेंज हुई है कम, कितनी 90। ध्यान से देखिए डिमांड में कितने का चेंजेस आया है, 90 डिक्रीज हुआ है। ये कितना डिक्रीज हुआ है, 10 ही डिक्रीज हुआ है, मतलब डिमांड ज्यादा डिक्रीज हुई है। क्या लगता है आपको इस केस के अंदर प्राइस क्या होने वाला है, मांगने वाले कितने हैं 10, सप्लाई कितनी है 90, प्राइस क्या होने वाला है आपको लगता है, प्राइस अल्टीमेटली हमारा कम होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि हमारे पास सप्लाई ज्यादा है और मांगने वाले कितने खड़े हैं, सिर्फ कम ही खड़े हैं, तो अल्टीमेटली हमारा प्राइस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। क्या प्राइस हो जाएगा आपका, मान लो प्राइस हो जाएगा P1, तो अल्टीमेटली आपके पास एक नया ग्राफ प्रेजेंट हो जाएगा, ये वाला देखिए, ये हमारा सप्लाई का नया ग्राफ, ये पहले वाला ग्राफ था हमारा सप्लाई का नया ग्राफ, ये हमारा डिमांड का नया ग्राफ, ये डिमांड का था हमारा पहले वाला ग्राफ। देखिए डिमांड भी कम हुई है, सप्लाई भी कम हुई है, पर सप्लाई के अंदर चेंज कम आया है, डिमांड के अंदर ज्यादा चेंज आ गया है। डिमांड ज्यादा डिक्रीज हुई है, सप्लाई कम डिक्रीज हुई है, अल्टीमेटली हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, P से P1 हो जाएगा। प्रैक्टिकली सी बात आप यहाँ पे सोच कर देखना, आपको पता लग जाएगा कि प्राइस इस केस में हमारा कम ही होने वाला है। सेकंड केस, डिमांड और सप्लाई दोनों ही सेम वे में डिक्रीज होते हैं, डिमांड रह गई 50, सप्लाई भी रह गई 50। क्या दिख रहा है, यही समझ में आ रहा है कि जितनी डिमांड डिक्रीज हुई है सप्लाई भी उतनी ही डिक्रीज हुई है, 50 का डिक्रीज इसमें, 50 का डिक्रीज इसमें, अल्टीमेटली क्या लगता है जितने मांगने वाले खड़े हैं सप्लाई भी उतनी है। आपको क्या लगता है प्राइस चेंज होगा, प्राइस चेंज नहीं होने वाला है, प्राइस अभी भी इतना ही रहने वाला है, पर आपकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। स्टार्टिंग वाला सप्लाई कर्व ये था, स्टार्टिंग वाला डिमांड कर्व ये था, अभी क्या हुआ आपका, ये नया आ जाएगा, नया सप्लाई कर्व और ये नया डिमांड कर्व और ये नया सप्लाई कर्व। सप्लाई भी कम हुई है, डिमांड भी कम हुई है, तो इसकी कम होने की वजह से हमारा ये नया पॉइंट आ जाएगा, ये क्वांटिटी अब की बार जाने वाली है। इस केस में क्वांटिटी कितनी जा रही है, इतनी जाएगी। इस केस में हमारा प्राइस इंक्रीज और ना डिक्रीज होने वाला है, पर हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी। पहले इतनी क्वांटिटी जा रही थी, अभी सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी हमारी अभी सेल होने वाली है और उतनी ही क्वांटिटी हमारी डिमांड होने वाली है। मतलब जितनी डिमांड डिक्रीज हुई अगर उतनी ही सप्लाई डिक्रीज हुई, उस केस के अंदर हमारा प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तीसरा केस स्टडी करते हैं, डिमांड के अंदर चेंज आया, मान लो डिमांड हो गई 100 से 90, सप्लाई हो गई 100 से मान लो 10। इसका मतलब है डिक्रीज डिमांड में भी हुई है, डिक्रीज सप्लाई में भी हुआ है, पर डिमांड के अंदर देखो डिक्रीज सिर्फ 10 यूनिट का हुआ है, सप्लाई में डिक्रीज हुआ है 90 यूनिट का। अब क्या होगा, देखो मांगने वाले 90 खड़े हैं, सप्लाई वाले सिर्फ 10 खड़े हैं, प्राइस क्या होने वाला है, प्राइस इंक्रीज होने वाला है, प्राइस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा, ये हमारा नया ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। इस केस के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये हमारा पहले वाला डिमांड कर्व था और ये हमारा स्टार्टिंग वाला सप्लाई कर्व था। अभी हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्या होगा, ये देखिए सप्लाई ज्यादा चेंज, डिमांड हमारा कम चेंज हुआ है, तो इस केस के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये नया डिमांड कर्व है। ध्यान से देखिए सप्लाई के अंदर ये चेंज आ गया, डिमांड के अंदर थोड़ा सा चेंज आया, डिमांड डिक्रीज हुई है सिर्फ 10, सप्लाई डिक्रीज हुई है पर कितनी 90। इस केस के अंदर हमारा प्राइस क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है।
पहले क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी इतनी, डिमांड भी इतनी, अभी क्वांटिटी सिर्फ इतनी ही सप्लाई होगी, कितनी, Q1 तक की। तो ये हमने क्या स्टडी किया कि अगर डिमांड और सप्लाई के अंदर एक साथ चेंजेस आते हैं तो क्या इंपैक्ट होगा प्राइस के ऊपर। सिचुएशन कौन सी है, मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर। 3 केस हमने पहले स्टडी किए, 3 केस हमने अभी स्टडी किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, तो वो भी आप देखना मत भूलिएगा। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।